बुलंदशहर हरदीश हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। 7 आरोपियों को आजीवन कारावास, आरोपियों 50,000 का अर्थदंड। 15 जुलाई 2022 को हुई थी इदरीश की हत्या। एडीजे प्रथम कोर्ट की जज ने सुनाया फैसला। मृतक के बेटे दर्ज कराया था हत्या का मुकदमा। 9 लोगों के खिलाफ हुई थी एफआईआर। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। तो आपका परिचय जानना चाहते हैं पहले। राजीव कुमार मलिक, अभियोजक मैं एडीजे फर्स्ट कोर्ट में। सरकार बनाम सफवाद में ट्रायल हुआ। इस कोर्ट में न्यायालय के द्वारा 7 लोगों को आजीवन कारावास और 50,000 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अरे मामला क्या था ये पूरा? मामला 15/7/22 को खुर्जा नगर में मस्जिद के अंदर अभियुक्तों के द्वारा मृतक इदरीश की गोलियों से हत्या कर दी गई थी, मारकर। तो उसमें ये इनका ट्रायल हुआ इस कोर्ट में। कितने लोग मुजरिम थे इसमें? 9 मुलजिम थे, जिसमें 7 को कन्विक्ट किया गया, 2 को संदेह का लाभ दिया। अच्छा, ट्रायल के दौरान आपके द्वारा कौन कौन से साक्ष्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए जिससे ये जो है फैसला जो है एक तरह से आया है? अभियोजन की ओर से 12 PWs को न्यायालय में परीक्षित कराया गया और उनके साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्धि की। अच्छा, जिन लोगों को दोष सिद्धि हुई है, इन्होंने क्या कोर्ट में ये स्वीकार किया कि हमने मारा है, ये स्वीकार अपने अपराध? नहीं, ये तो साक्ष्य, ये तो साक्ष्य जो अभियोजन की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, उस साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने उसे सही माना और अभियुक्तों को दंड दिया। हाँ, इनके ऊपर 302 में 50,000 हजार रुपए जुर्माना और 4 लोगों को दफा 25 में 5,5 हजार रुपए और 3-3 वर्ष का कारावास। अच्छा, कोर्ट में जब ये लोग वहाँ कोर्ट रूम में मौजूद थे तो इनकी स्थिति आप देख रहे होंगे कि किस तरह के एक्टिविटी में शामिल थे? नहीं, रंज था, खुश थे, किस तरह की बात? वो तो कैसी स्थिति है अभियुक्त स्वयं देख सकता है। तो हम तो कोर्ट की प्रोसीडिंग को देख सकते थे। कोर्ट जो हो रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग में, उसी का ही देखा जाए। सांसद धर्मेंद्र यादव ने एसआईआर को लेकर दिया डीएम को ज्ञापन। एसआईआर को लेकर अनियमितता की मिल रही थी शिकायतें। कुछ जगह पर बीएलओ भेदभाव लोगों के साथ कर रहे हैं। बीजेपी केवल प्रोपेगेंडा चलाती है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। देखिए, हम लोग लगातार जो एसआईआर चल रहा है, उस एसआईआर को लेकर हमारी पूरी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी मैदान में भी हैं और जगह जगह जो अनियमितताएं, दिक्कतें हैं, शिकायतें हैं मतदाताओं की, उसको लेकर पूरी पार्टी के साथ आज जिलाधिकारी महोदय और उनके साथी अधिकारियों से मिले हैं। जो शिकायत अब तक मैदान से मिली, सारे पे चर्चा हुई है और आश्वस्त किया है जिलाधिकारी जी ने कि इस तरह की कोई दिक्कतें आगे नहीं। शिकायतें मिली थी? बहुत सारी शिकायतें हैं। कई परिवारों में जहां जितने मतदाता हैं उतने फॉर्म नहीं बांटे जा रहे हैं। आयोग ने 2-2 फॉर्म की व्यवस्था की है, जिसमें एक फॉर्म भर के बीएलओ को वापस करने को, दूसरा फॉर्म मतदाता पे सबूत के तौर पे रखने की जो व्यवस्था दी है। बहुत सारी जगह वो दिक्कत है। कुछ जगह के बीएलओ लोग भेदभाव कर रहे हैं वोटरों के साथ, पार्टीगत और तमाम एंगल से। वो तमाम जो बातें आई थी सबको अधिकारियों के सामने रखा है और हमें उम्मीद है कि ये शिकायतें न केवल दूर होंगी बल्कि जो ड्राफ्ट आएगा 9 दिसंबर को, उसमें जो आज मतदाता सूची है 25 की, वही मतदाताओं का ड्राफ्ट आना चाहिए। ये अपेक्षा की अधिकारियों से हम लोगों ने। किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी की वोट जबरदस्ती काटे ना जाएं, बेमतलब की तकनीकी कारणों को दिखा के मतदाताओं का हरेसमेंट ना हो, ये अधिकारियों से हमने कहा है। और हमारे एसआईआर को लेकर बिहार में काफी हल्ला मचा था। उसके बाद चुनाव हुआ, एनडीए की प्रचंड जीत हुई और उसके बाद कल पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि जो हश्र महागठबंधन का बिहार में हुआ, वही हश्र अखिलेश यादव का यूपी में होगा। क्या कहना? अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो इतने बड़े आदमी हैं, वो ब्रह्मा को भी चुनौती देते हैं। तो उनके बारे में इसी आजमगढ़ में उन्होंने ब्रह्मा को भी चुनौती दी थी। तो ऐसे बड़बोले लोगों के जवाब देने की मुझे नहीं समझता कोई जरूरत है। हम लोग समाजवादी लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफें हैं, शिकायतें हैं, परेशानियां हैं, जो अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, भेदभाव है, जाति के नाम पे अत्याचार है,
उस चीज को लेकर हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हैं और मुझे पूरा यकीन है 24 के चुनाव की तो शुरुआत है, 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का जनमानस दिखा देगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो सरकार चल रही है, जो अत्याचार, शोषण, बुलडोजर, सामंतवाद, भेदभाव, जाति धर्म के नाम पे जो बंटवारा, जो अत्याचार हो रहा है, इन सब चीजों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता 27 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी? SIR को लेकर समाजवादी पार्टी का एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता मैदान में है और हम लोग भी अपने स्तर से जितना बेहतर हो सकता है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और कहीं कोई अगर दिक्कत है तो साथियों को सक्रिय भी करने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता, आजमगढ़ का मतदाता स्वयं सक्रिय होके, क्योंकि लोग जानते ही है SIR चुनाव जीतने का हथकंडा है। इस बात को मैं आज आपके बीच ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरे देश के विपक्ष के लोगों ने 1 महीने तक सदन को नहीं चलने दिया गया। चुनाव आयोग के सामने तमाम बातें रखी गई, लेकिन हमारी बातों को स्वीकार नहीं किया, नहीं स्वीकार किया है चुनाव आयोग ने, वो अलग बात है। क्योंकि अब चुनाव आयोग के नियुक्ति में ही जब महामहिम मुख्य न्यायाधीश महोदय को हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हटा दिया गया, तो अब इसके बारे में क्या कहना। लेकिन जनता जवाब देगी और जनता से मैं यही अपील करूंगा कि अपना एक एक वोट, जिसका भी वोट है या जो लोग 18 साल के हो रहे हैं, सभी लोग अपना वोट दुरुस्त करा लें, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वोट है। और इस हथियार को अपने को तैयार करें आगामी लड़ाई को लड़ने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, गरीबों की सुविधाएं दिलाने के लिए, किसानों, नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए अगर कोई हथियार है तो वो हथियार वोट है। इसे सभी मतदाताओं से अपील है आपके माध्यम से, जहां तक भी हमारी आवाज जाए, वोट चोरी का ये सब काम छोड़ के अपना वोट पहले दुरुस्त करा लें। दिसंबर 9 पीढ़ी प्रहरी तैयार किया जाएगा है, प्रहरी तैयार है, नियुक्त हो चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं। वो कोई मीडिया में देने का सवाल नहीं है। सारे हमारे पीढ़ी प्रभारी जो मतदाता प्रभारी हैं, पीढ़ी प्रहरी हैं, वो सारे लोग तैनात हैं मैदान में, और जो तैनात है तभी तो उनके माध्यम से फीडबैक मिल रहा है, जिसके आधार पर आज हम लोग बात कर रहे हैं अधिकारियों से। बिहार का जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट है उसकी समीक्षा करते हुए एक बार क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कह रही है कि हम फिर से यूपी में भी उससे ज्यादा सीटें। देखिए बीजेपी क्या क्या कहती है, बीजेपी की ये बात तो आप लोग सुनते हो कि बीजेपी ने कहा कि इतना हम यूपी में बनाएंगे। आप बीजेपी की ये बात क्यों नहीं सुन रहे हो कि हर साल 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप बीजेपी की इस बात को क्यों नहीं सुन रहे हो कि उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे? आप बीजेपी की इस बात को क्यों नहीं सुनने को तैयार हो कि उन्होंने कहा था कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की वैल्यू बढ़ाएंगे? इन बातों को आप सुन ही नहीं रहे हो। आप जो बीजेपी के हित की बातें केवल उतनी सुन लेते हो, और ये प्रोपगंडा है बीजेपी का। ये ऐसा प्रोपगंडा बना के, बेईमानी अख्तियार करके, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग दुरुपयोग करके बीजेपी जीतती है। बीजेपी निष्पक्ष चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने कहीं नहीं टिकेगी। यही बीजेपी तो कह रही थी कि हम 400 लाएंगे, 400 की दावा किया था, क्या दावा पूरा हुआ? इसी बीजेपी के तमाम नेताओं की आपके निकालिएगा अपने रिकॉर्ड से वीडियोस। किसी ने कहा था कि यूपी में 80 जीतेंगे, किसी ने कहा था 76 जीत रहे हैं, किसी ने कहा था 78 जीत रहे हैं। आगे उत्तर प्रदेश की जनता ने परिणाम क्या दिया? लेकिन मैं चाहता हूं मेरे पत्रकार साथियों, इन तर्कों को भी तथ्यपरक तरीके से आप लोग जनता के सामने रखो कि बीजेपी ने ये कहा था और रिजल्ट ये आया। 43 तो हमारा गठबंधन जीता है, 5 हम लोग हराए गए बेईमानी से काउंटिंग में, और काउंटिंग से पहले की जो बेईमानी थी वो अलग थी। काउंटिंग से पहले की बेईमानी अलग थी, नहीं तो अकेले उत्तर प्रदेश की जनता की वो ताकत थी कि मोदी जी की सरकार को अकेले उत्तर प्रदेश की जनता ही हटाने में सक्षम थी। यही लोग तो दावा कर रहे थे कि 10 लाख से प्रधानमंत्री जीतेंगे बनारस से। कोई 8 लाख का दावा कर रहा था, कोई 6 लाख का कर रहा था, कोई 10 लाख का कर रहा था। क्या परिणाम आया? बात अगर रोजगार की जाए तो तेजस्वी जी ने रोजगार और तमाम ऐसी चीजें बात की थी जो बहुत ही जरूरत है, मगर उस पर क्या वोट नहीं पड़ा उनको? अब वो तेजस्वी जी और बिहार के साथी समीक्षा करके ही कोई निचोड़ निकालेंगे। चुनाव के परिणाम अभी आए कुछ ही दिन हुए हैं, और बिहार के जब साथी जो भी परिणाम या रिपोर्ट निकालेंगे उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। अभी चूंकि हम बिहार तो मैं तो स्वयं भी नहीं गया था, तो मैं बिहार के आधार पर भी कोई बात सवाल ये है कि नोएडा सिटी में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को लेकर के इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है समाजवादी पार्टी का, उस पर क्या रिएक्शन है? क्या इस तरीके से चीजें होनी चाहिए? क्या मीडिया को ऐसी रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी?
मैं आप पत्रकार साथियों से सवाल करूंगा, देश के इतने बड़ा जो ग्रुप अपने को दावा करता है कि सबसे बड़ा मीडिया का हाउस है, ग्रुप है, क्या इस तरह की अपमानजनक तस्वीरें उनको लगानी चाहिए थी? और जब ये तस्वीरें लगाएंगे तो अभी तो शुरुआत है धरने की, जरूरत पड़ेगी और आगे कार्रवाई करेंगे, बहिष्कार भी करने की जरूरत पड़ेगी करेंगे। जिस तरीके से वो कह रहे हैं श्राप दिया गया था और यहीं से पतन हो जाएगा समाजवादी पार्टी का, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। और तो आप मीडिया के साथियों, उस ग्रुप के लोग भी होंगे, आजमगढ़ में भी होंगे, जरा उनके माध्यम से पूछिए, जिस व्यक्तित्व को भारत सरकार ने परम विभूषण का सम्मान दिया, जिस व्यक्तित्व को मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लोग गरीबों के मसीहा के तौर पे जानते हो, जिस व्यक्तित्व को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेताजी की उपाधि मिली हो, जिस व्यक्तित्व के मैं समझता हूं न रहने पे शायद कोई ऐसा वर्ग, व्यक्ति, समुदाय होगा जिसको कष्ट, दुख और उन्होंने न सम्मान में उनकी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हों। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में मीडिया के ग्रुप या उनके कुछ लोग, क्या अधिकार है उनको इस तरह की बातें करने का? और अगर इस तरह की बातें होंगी तो लोकतंत्र में फिर बहुत से रास्ते हैं। 2027 के चुनाव को लेकर ईवीएम और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर क्या कहना है? हम लोग सजग हैं। जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ईडे प्रहरी बनाए हैं, वो प्रहरियों के माध्यम से हम लोग कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। सत्ता तो हालांकि जानते हो आप सब क्या क्या करना चाहती, क्या क्या की। जिस आजमगढ़ में हम लोग खड़े हैं, इसी आजमगढ़ में आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिएगा जिलाधिकारी और कप्तान के दफ्तर से, 1,10,000 लोगों को रेड कार्ड दिए गए थे अभी पार्लियामेंट के चुनाव में। 1,10,000, 10 विधानसभाओं का ये जिला है। ऑन एन एवरेज हर विधानसभा में 11,000 रेड कार्ड इशू हुए थे। बावजूद इसके आजमगढ़ के बहादुर साथियों ने न केवल दोनों सांसद बनाए, बल्कि दसों के दसों विधानसभाओं में हम लोगों को जिताने का काम किया है। तो ये जो हथकंडे हैं, हथकंडों से हम समाजवादी लोग बहादुरी से पहले भी निपटे और आगे भी निपटेंगे। बंगाल की तैयारी सर अब दीदी कर रहेंगी सच्चा में, ठीक है, बंगाल की चिंता करने की हम लोग जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सच्चा में वो। वाराणसी में कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने दर्ज की दूसरी एफआईआर और एफआईआर में 3 लोगों के नाम शामिल। सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ दूसरी एफआईआर। शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी की कोशिश तेज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बनाई विशेष टीम। शुभम जायसवाल के आर्थिक तंत्र पर पुलिस की नजर। में मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। कफ सिरप को लेकर के एक गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज ऑलरेडी हुई थी, जिसमें गोडाउन में कुछ कफ सिरप बरामद किया था। इसी तरह में सोनभद्र में भी 2 ट्रकों में कफ सिरप बरामद किया था। उसी कंटिन्यूटी से जांच होते होते हमारे जनपद 36 फर्मों के विरुद्ध एक एफआईआर कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज हुई है, जिसमें ड्रग्स डिपार्टमेंट ने अपनी जांच में पाया है कि इन फर्मों ने भारी मात्रा में कफ सिरप जो है खरीदा है, जिसका कोई हिसाब किताब वो लोग नहीं दे पाए हैं। तो ये माना गया है कि ये मौके के लिए ही उन्होंने खपत की है। इसी क्रम में जो हमारी विभिन्न एजेंसियां हैं इसकी जांच कर रही हैं। हमारी जो नार्कोटिक्स टीम है, हमारी जो लोकल डिपार्टमेंट, थाना पुलिस, सबको अलर्ट किया गया है। और कल एक गोडाउन में मोनिया थाना क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ रुपए की कफ सिरप बरामद हुए हैं, जिसमें से कुछ एक्सपायर्ड है। और इसमें एक व्यक्ति मौके से जो इसका केयर टेकर था, रख रखाव करता था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी एक एसआईटी टीम इसमें गठित हो चुकी है, जो इस पूरे गैंग की उनकी जो भी गतिविधियाँ थी, जो अपराध वो लोग अपराधिक कृत्य कर रहे थे, इसकी तह तक जाएंगे और पूरे गैंग का पर्दाफाश करेंगे। कल जो रोनिया थाना क्षेत्र में गोडाउन में कफ सिरप बरामद हुआ है, इसमें 3 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें एक व्यक्ति को मौके से ही गिरफ्तार किया गया। इसमें शुभम जायसवाल को भी एफआईआर में नामजद किया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया है। हाँ, इसके लिए जैसा मैंने बताया एसआईटी गठित हुई है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र में जो एफआईआर दर्ज हुई है और जिसका ये एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो एसआईटी करेगी, गिरफ्तार
कि जिस तरह से सोनभद्र में बरामदगी हुई है, गाजियाबाद में भी बरामदगी हुई है और हमारे जनपद में भी कल ये पक्षीरा बरामद हुआ है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कई जनपदों में ये लोग इस तरह के काले धंधे को कर रहे थे और इसकी सप्लाई भी अन्य राज्यों से भी आना जानकारी मिली है। जैसे हमारे यहाँ जो 36 फिल्मों के मुकदमा लिखा गया है उसकी सप्लाई रांची से आने की बात सामने आई है। तो ये एक बड़ा गिरोह हो सकता है इसमें, इसको पूरी एसआईटी टीम जो हमारी उसका पर्दाफाश करेगी। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पर है, तो सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग जांच कर रहे हैं और इस तरह की जो भी बातें कही जा रही है इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे एविडेंस मिलेगी उसके अनुसार आप लोगों को बताया जाएगा। अम्बेडकर नगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। बदमाशों के पास से तमंचा कारतूस बरामद। जैतपुर थाना क्षेत्र के कबीरहा में हुई मुठभेड़। आज दिनांक 20/11/2025 को समय करीब 2:35 पर मुखबिर की सूचना मिली कि दिनांक 16/11/2025 को थाना क्षेत्र जैतपुर में हुए छिनैती में प्रकाश में आए अभियुक्त कृष्णा उर्फ पक्का ने, दूसरा विशाल और तीसरा कुलदीप पुनः घटना करने के फिराक में है। इस पर थानाध्यक्ष जैतपुर में पुलिस फोर्स के किशनपुर कबीरहा बरम बाबा के पास चेकिंग के दौरान घेराबंदी किए। इस घेराबंदी में ही अभियुक्त गणों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने आत्मरक्षार्थ सारे कर्तव्यों को दिखाते हुए आत्मरक्षार्थ फायर किए, जिसमें 2 अभियुक्तों को उनके पैर में गोली लगी है। उनको तत्काल गाड़ी पर ये करके सरकारी गाड़ी से उनको रवाना करके अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है, जिसकी कॉम्बिंग एवं उसकी तलाश चल रही है। बरेली में प्रशासन की कार्रवाई के बाद गरीबों को सौगात। सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। भूमाफियाओं से मुक्त जमीन पर बनाए जाएंगे घर। मुफ्त कराई गई जमीन पर गरीबों को आशियाना आवास योजना पर जल्द शुरू होगा काम। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है, कुछ अवांछित तत्वों के द्वारा लगातार सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता रहा है, कब्जा किया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको भूमाफियाओं की श्रेणी में डाला गया है और उनके खिलाफ लगातार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त हुए कि ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा किया है और उनके कब्जों से उस जमीन को खाली कराकर अगर वहां पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण हो गया है, अवैध निर्माण हो गया है, तो उस अवैध निर्माण को, उस इंक्रोचमेंट को हटाकर और वहां पर जितने भी हमारे कह सकते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले दलित वर्ग, निर्बल वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए आशियाना का जो निर्माण है बीडीए के माध्यम से या अन्य जो कार्यदायी एजेंसियां हैं उनके माध्यम से कराया जाएगा और उनको जो उनके वरीयता के हिसाब से जो है उसको अलॉट किया जाएगा। इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है और इस संबंध में अभी जैसे बीडीए के द्वारा भी लगभग 1500 से ज्यादा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की तैयारी पूरी हो गई है, बन के रेडी हो चुके हैं और उनका आवंटन भी हो चुका है। इसी प्रकार से पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा डूडा के माध्यम से भी तमाम जो निर्बल वर्ग, दलित वर्ग के लोगों के लिए आवास तैयार करके उनको आवंटित किए जा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि हर किसी को एक सपना होता है कि उसके सर के ऊपर एक छत हो, उसको रहने के लिए, उसके परिवार के लिए एक घर हो। उस सपना को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि लगातार लंबे समय से जो अतिक्रमण की कार्रवाई चलाई जा रही है, जो भी कई जगहों पर इन्होंने अवैध जमीन पर या बिना जो नियमानुसार कार्रवाई न करके अवैधानिक तरीके से उस पर निर्माण किया गया, उनके खिलाफ जबरदस्त डिमोलिशन की ड्राइव चलाई भी गई है और ये कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी और हम ऐसे लोगों को, भूमाफियाओं को जो लिस्ट में चिन्हित किए गए हैं,
उनके खिलाफ लगातार कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। पन्ना में मध्य प्रदेश में निकाले गई यूनिट मार्च में उमड़ा जनसैलाब। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली गई पदयात्रा में शामिल हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और गुजरात सांसद विष्णुदत्त शर्मा। पन्ना के सुदर्शन छात्रावास से हुई पदयात्रा पन्ना के विभिन्न रास्तों से हुई, छत्रसाल पार्क में खत्म हुई। रैली में बड़ी संख्या में पन्ना के गणमान्य नागरिक, स्कूली छात्र छात्राएं और एनसीसी कैडेट शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद विष्णु शर्मा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधा, उसी रास्ते पर चलते हुए मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का संकल्प लिया। प्रिय कैसा पाते हैं? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश की एकता और अखंडता के अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प आज इस पदयात्रा के माध्यम से हम सब लोगों ने लिया है। पूरे लोकसभा के अन्य क्षेत्रों में पदयात्राएं निकल रही हैं। आज पन्ना विधानसभा की पदयात्रा हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता पूर्व मंत्री विधायक भाई ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष, नगर पालिका की हमारी अध्यक्ष और सभी नेतृत्व के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने इस पद यात्रा के माध्यम से यूनिटी मार्च इस नाते से आज संकल्प लिया है कि देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब लोग संकल्प लेकर के आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, आज ऐतिहासिक यात्रा पन्ना के अंदर निकली है। बहनों और भाइयों, आज हमको एक खुशखबरी दे रहा हूं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है, लेकिन इनमें 2 नुकसान कवर नहीं थे जिसके लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। पहला, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ सूचना दे रहा हूं कि दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आज एक खुशखबरी दे रहा हूं आपको। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन 2 नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान और दूसरे, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। जंगली जानवर अगर फसलों को नुकसान करते हैं तो अभी नुकसान की भरपाई होगी, और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर मत कीजिए, जल्दी अपनी फसल का बीमा करवाइए। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान के दौरान नरसिंहपुर जिले के वीर जवान आशीष शर्मा को वीर गति को प्राप्त होने का अत्यंत दुखद समाचार मिला। शोक की घड़ी में सरकार शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। शहीद जवान के छोटे भाई को शासकीय सेवा में लिया जाएगा और परिवार को शासन की नीति के अनुरूप सभी सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगल भारत मध्य पुलिस प्रशासन हम सबके लिए ये कष्ट का भी दुख का भी क्षण है, लेकिन हमें हमारे जवान की शहादत पर, उनकी बहादुरी पर सबको गर्व है। और प्रारंभ से ही आशीष अपनी जांबाजी के लिए जाने जाते थे। मूलतः सिपाही से भर्ती होकर के प्रतिभावान होने के कारण से अगली बार सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुए और एक बार में 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार अपनी बहादुरी के आधार पर मिला। बीते समय में खुद ही बालाघाट में जाकर के जब जवानों ने अपनी वीरता के कारनामों के आधार पर अलग अलग पदोन्नतियां पाई तो सब इंस्पेक्टर से टीआई बना करके सीने पे पदक लगा करके बगल में स्टार लगा करके टीआई की जवाबदारी मेरी मौजूदगी में ही हुई। और आज जब मैं उनकी अपनी इस शहादत पर यहाँ इस गाँव में उपस्थित हूँ तो मन दुख से भी भरा हुआ है, लेकिन हमारे वीर की वीरता पर हम सबको गर्व भी है। आज के इस प्रसंग पर हम सब बाबा महाकाल से कामना करते हैं कि ऐसे वीर सदैव युगल युगों तक याद करते हैं। मैं हमारे आशीष शर्मा जी के परिवार के
सब नियमों को शिथिल करके सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने वाले हैं, एक धनराशि देने वाले हैं और एक पार्क जैसा सब गाँव के लोगों की इच्छा में एक पार्क भी बनाना और एक स्टेडियम दोनों आशीष शर्मा जी के नाम पर बनाने की यहाँ घोषणा करता हूँ। सब मिल करके हमारे इस जवान की शहादत पर अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं। इस संसार में कौन अमर है, जाना सभी को है, लेकिन ऐसी शहादत जिस पे भगवान को भी गर्व हो और अपने देश और प्रदेश के साथ जिसने वीरता का इस प्रकार का उच्चतम मापदंड स्थापित किया, ये नक्षत्र की भांति सदैव हम सबको गौरवान्वित करेंगे। मेरी अपनी ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से शहीद आशीष शर्मा जी के लिए भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत देश भर से 5 करोड़ हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु सभी राज्य को निर्धारित टारगेट दिए गए हैं। पंजाब कांग्रेस के द्वारा लगभग 27 लाख हस्ताक्षर युक्त फॉर्म भरे गए। इस अभियान में पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरमिंदर सिंह, विरंग नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा सहित सभी नेताओं ने पंजाब में मिलकर इस लक्ष्य को हासिल किया। कांग्रेस कमेटी ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत 5 करोड़ हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य रखा गया था और हर राज्य को इसका लक्ष्य निर्धारित करके दिया गया था। पंजाब राज्य ने लगभग 27 लाख फॉर्म भरे हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इसको भर के लाया गया है। पूरी सूची हमारे पास है और इसमें हमारे पंजाब के प्रधान राजा वड़िंग जी और एलओपी बाजवा साहब और सभी वहाँ के जिला प्रधान और सभी हमारे विधायक और जितने भी प्रत्याशी सब लोग मिलकर इसको काम किए हैं। सबको बधाई, शुभकामना। और आज एक समारोह पूर्व कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसको हैंड ओवर किया गया है आदरणीय वेणुगोपाल जी को। और मैं स्वागत भी करता हूं कि राजस्थान के अध्यक्ष जी भी हैं, दूसरे हमारे महामंत्री असम के प्रभारी साहब भी हैं, हरियाणा के प्रधान जी भी हैं। सबका स्वागत करता हूं। आज पंजाब से इसकी शुरुआत हुई है और पूरे देश भर से हर राज्य से यहाँ इस प्रकार से इकट्ठा करके फिर तय तिथि में इसे फिर राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। भोपाल छात्र से अभद्रता और मारपीट की घटना। ईदगाह हिल्स स्थित गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल में 6वीं के छात्र को प्रिंसिपल ने पीटा और परिजनों ने शाहजहानाबाद थाने में प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल से कॉल आया प्रज्ञा सोनी मैम का। उन्होंने बोला कि आपको स्कूल में प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। जब हम स्कूल पहुंचे तो हमारा बच्चा अनकॉन्शियस होकर बहुत रो रहा था। हमने अपने बच्चे से पूछा कि क्या हुआ, तो हमें सारी टीचर्स ने बोला आप पहले कैबिन में आइए, बात करिए। जब हम गए, मेरे बच्चे जियान क्लास 6 में हैं और क्लास 6 के ही, तो उन्होंने हमें बताया कि 2 बच्चों की लड़ाई हो गई जिसमें जियान ने एक बच्चे को मार दिया। तो मैंने बोला वो बच्चा कहाँ है, उसके पेरेंट्स को बुलाइए, मुझे बात करनी है, मुझे उस बच्चे का ट्रीटमेंट करा दूंगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, हम उसको अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करेंगे। मेरे बच्चे की सांस नहीं आ रही थी। फिर मैं उसे वहां से लेकर गई और जब मैं वहां थी तो प्रिंसिपल फिर बाहर आके बोलती है गुंडा बनाओगी, गुंडा अपने लड़के को, इनको बच्चे को लो और यहाँ से कैंपस से बाहर निकलो, क्लोजिंग टाइम है। उस समय 2:00 हो रहे थे। छुट्टी हुए आधा घंटा हुआ था और फिर हमें स्कूल से बाहर जाने को कहा गया। बहुत जबरदस्ती करके हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया। जब हम स्कूल से बाहर जाने लगे तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा, जब मुझे इतना मार लिया था प्रिंसिपल मैम ने, तो फिर आपसे ये क्यों कहा कि मैं गुंडा बनूंगा। और वो बहुत रो रहा था। फिर वो अनकॉन्शियस होने लगा था। हम उसे चिरायू हॉस्पिटल लेके पहुंचे। उसके बाद हमने FIR दर्ज करवाई शाहजहानाबाद थाने में। ये जब स्कूल की प्रिंसिपल सुरजीत कौर जब ये खुद बोलेगी कि ये गुंडा बनेगा तो बच्चों को क्या तालीम देगी। ये हम इतनी मोटी मोटी फीस इनको जमा करते हैं पेरेंट्स, इसलिए नहीं कि गुंडा बने बच्चे, बच्चों के मुंह पे कह रही है ये गुंडा बनेगा। और उन्होंने मेरे बच्चे को 7-8 चाटे मारे हैं। मेरा बच्चा बोला मम्मा 10 चाटे मारे होंगे।
मैंने वहाँ की कैमरे की रिकॉर्डिंग्स का बोला है पुलिस से, आप इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अगर मेरा बच्चा या मेरे बच्चे को कुछ हो गया आज, इसके जिम्मेदार कौन होता या होगा, आप इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।